अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं दोबारा से। अच्छा, इस सेशन में हम आपको जो तुर्की की टीआरसी है, जिसको टीआरपी बोलते हैं, टीआरसी बोलते हैं, रेड कार्ड बोलते हैं, किमलिक बोलते हैं, ये सब उससे रिलेटेड डिटेल है। तो आज हम आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको ऐसा है कि देखिए कुछ एजेंट होते हैं वो चीज़ें छुपा जाते हैं, वो उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वो आपसे चीज़ें छुपाते हैं, आपको नहीं पता होता और आप वहाँ से धोखे में आके वो आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठा के आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये एक नेक्स्ट सेशन हमने स्टार्ट किया है। तो हामिद भाई मेरे साथ हैं, इनका बड़ा ही अभी रीसेंट एक्सपीरियंस है। 1 हफ़्ता पहले इनकी एप्लीकेशन वगैरह सबमिट हुई है। तो हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे ऐसे कि यहाँ पे ये जो किमलिक है, जिसको टीआरसी बोलते हैं, टीआरपी बोलते हैं, रेड कार्ड बोलते हैं, ये चीज़ क्या है असल में? ये सब इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है? मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान से अगर आपको कोई ये कहता है या आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं एंड यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे वर्क परमिट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएँगे और आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट आपको 2 ही सूरतों में मिल सकता है, अगर आप प्रॉपरली एक कंपनी में जॉब करें और वो आपकी इंश्योरेंस वगैरह हर महीने पे करे, या दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आप बिज़नेस सेटअप कर लें। तो ये 2 ऑप्शन है जिससे आपको वर्क परमिट मिल सकता है। और उसके अलावा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप यहाँ पे रेजिडेंसी कार्ड ले लें, जिसको ये टीआरसी बोलते हैं। असल में ये जो टीआरसी होती है ये टूरिस्ट रेजिडेंट परमिट होता है, या इसको बोलते हैं टूरिस्ट रेजिडेंट कार्ड। अब ये क्यों मिलता है और कैसे मिलता है, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। और इसमें टीआरसी जो लोग यहाँ पे टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आते हैं। अब टूरिज़्म पर्पज़ के लिए मतलब कुछ कंट्री ऐसी होती हैं, वो ये सोचती हैं कि ये जो बंदा है ये मेरे मुल्क में आया, अगर 30 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या 15 दिन के लिए जो इनिशियल वीज़ा इसको दिया है, उन दिनों में ये अगर तुर्की को नहीं पूरी तरह विज़िट कर सका तो इसको 1 साल का कार्ड दे दिया जाए और ये यहाँ पे रहे और तुर्की को पूरी अच्छी तरह विज़िट कर ले। जो नए इनके फेमस इलाके हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये जा सके। तो टीआरसी इसलिए देते हैं और वो 1 साल का इशू होता है। उसमें एक रेंटल, अगर आप रेंट पे एग्रीमेंट एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, तो उसको रेंट पे लेने के बाद आप उसकी बेस पे वो रेजिडेंसी कार्ड ले सकते हैं। और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए आपको। सिर्फ आप चाहिए, आप खुद एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और ये हामिद भाई जो है ना, ये उसका सबूत है। ये अभी रिसेंटली आए हैं और इनका किमलिक सबमिट हुआ है। इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया सवाए इंश्योरेंस के पैसों के, और अभी जो इन्होंने फ़ीस जमा करवानी है जो रेजिडेंसी कार्ड की फ़ीस होती है। ऐसे ही है। तो हामिद भाई, आप थोड़ा-सा मुझे पहले तो शेयर करें कि जो आपको यहाँ पे एजेंट और जो लोग मिले थे, जिन्होंने कहा था कि हम आपका किमलिक डाल देते हैं, उन्होंने क्या बोला था? ये बताएँ ज़रा। मैं जब लास्ट ईयर आया तो तब मैंने एक दो बंदों से पूछा। ठीक है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दो बंदे, उनसे मैंने पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि 2000-1900 हम अडल्ट का लेंगे, ठीक है। उसमें फ़ीस ये वो जमा। 2000-1900 क्या डॉलर? नो नो नो, तुर्की लीरा लिरा। लीरा। ठीक है, 2000-1900 ये लगेगा। अब अभी मैं उनके पास नहीं गया। अभी अच्छा। उन्होंने ये बताया था, उनके पास जाता पता नहीं वो क्या मुझे कहते, क्या करते, क्या हुँ, सलूक करते मेरे साथ, मुझे नहीं पता था। ठीक है। खैर मैंने उनसे पूछा, एक ने कहा 2000 लेगा हुँ, अडल्ट का, ठीक है। और बच्चों का 900 लेगा। ओके, ठीक है। ठीक है। अब ओके, मुझे नहीं पता उसमें वो क्या क्या दे रहा था। ओके। चलें, ये तो उसके अलावा दूसरा जो आदमी था उसने क्या कहा था? उसने भी सेम ऐसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कहा कि मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया, क्योंकि मेरा तब प्लान नहीं था। हुँ, हुँ। मैंने कहा विजिट करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कैसा है कंट्री, कैसा है, हुँ, उसके हुँ। बाद मूव करेंगे अगर ठीक तो है, अच्छा लगा। ठीक है। खैर मैं चला गया। हुँ, हुँ। उसके बाद अब मैं जब आया हूँ, हुँ, मैंने देखा है कि जैसे आपने इधर हमने बैठ के किया है काम सारा। हुँ। 600 700 फीस लगी है, टोटल जमा हुई है, ठीक है। और 100 लीरा में इंश्योरेंस हो गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इसके मैं आपको अलावा
कोई या वो है हमारा फ्लैट का, वो तो ज़ाहिर है फ्लैट का सबको देना पड़ता है, फ्लैट का रेंट, और वन टू डिपॉजिट, 1 या 2 डिपॉजिट होते वन हैं, वो और अकॉर्डिंग टू जो वन प्रॉपर्टी रेंट। ओनर है, ये असल पे उस पर डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो बस उस हिसाब से वो अपना डिपॉजिट यानी कि वगैरह आपको मांगता है। वन, आप किसी भी रियल स्टेट से लेंगे आपको वन रेंट कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। और वन रेंट उनको देना पड़ेगा जो ओनर है, और ठीक टू है। डिपॉजिट आपको देने पड़ेंगे। आपके पास वो जो मिल जाएगा उनका साल का एग्रीमेंट, ठीक है। वो आपने लगाना है, इंश्योरेंस लगानी है, और ठीक है। आप अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं टीआरसी की, दैट्स चलिए, इट। मतलब ये आपने किसी एजेंट की हेल्प ली ये करने के लिए? नहीं, किसी की भी नहीं ली। मतलब आपके आपको कहीं भी फील हुआ कि आपको कोई एजेंट चाहिए? कोई फील नहीं हुआ, कोई बिल्कुल इजी है। मतलब आपको पहले यहाँ पे ये सब चीज़ें करने से पहले क्या लगता था? देखिए, पहले लगता है जब पता, एक सीधी सी बात है, जब चीज़ कोई पता नहीं ना होती इंसान, हम्म। जैसे मैंने लाहौर, पिछली वीडियो में हमने बताया कि लाहौर में ऐसे मेरे साथ हुआ है कि उन्होंने ये भी, फिर मैंने ऐसे काफ़ी सर्च करके देखा, फिर यहाँ आके भी राब्ते किए, तो इतने इतने पैसे ले रहे हैं, हम्म। ये ठीक है, आप सर्विस दे रहे हो अपनी, हम्म। इतना चार्ज करो कि अगले का नुकसान ना हो। अब एग्जैक्टली। जैसे कि आप बता रहे थे कि एक बंदे ने यहाँ पे $16,000, हाँ जी। अब मैं के सुन के हैरानगी हो जाती, $16,000 चार उसने पे किया है। 4 लोगों की फैमिली ने चार लोगों की $16,000 फैमिली पे किया 1 साल का रेजिडेंट परमिट लेने के लिए, और उसको नहीं पता था कि ये कैसे लेते हैं। मतलब उसके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन उसने वो उस बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, और इसका नाजायज़ फ़ायदा एक पाकिस्तानी ने ही उठाया, क्योंकि उसको पता था कि ये मजबूर है और इसको चाहिए, तो उसने उससे जितना दिल खोल के मांग सकता था उसने यार, मांग लिया। वही बात हम करते हैं कि किसी का अगर एक बंदा वहां से आता है, वो तो आगे परेशान है, एक परदेश में आया है, वहां पे उसको आगे परेशानी है, अब उसकी, हम लोग उसकी परेशानी हल करने की बजाय उन पे उल्टा मजीद बर्डन डाल देते हैं। पता नहीं वो किस तरह कमा के लाया है, क्या क्या? लाया है, किस तरह हाँ, लाया है, हमें उसकी नहीं क्या आइडिया, मजबूरी उसकी है, क्या मजबूरी है, वो यहाँ यहाँ पे परदेश में आया। आ रहा है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। उसका फ़ायदा उठाते हैं। खुदाया उसका फ़ायदा ना उठाएं, उनको सही गाइड करें जो लोग कर रहे हैं ऐसे। बड़ाई मेहरबानी, आपने मरना भी है, खुदा को भी याद रखें, तो हाँ जी। जितना बेहतर होता है उनको बेहतर गाइड करें, हलाल रिस्क कमाएं, रिस्क कमा रहे ठीक है, आपका यही वसीला है, कमाएं, हम ये नहीं कहते ना कमाएं, लेकिन उसको हलाल तरीके से कमाएं, ये नहीं कि इतने ज़्यादा चार्ज करें कि अगला बंदा आते हुए अगला भी बंदा, सोचे कि हाँ, यार मैं यहाँ पे ठीक हूँ, पाकिस्तान भी ठीक हूँ, इससे बेहतर। सही। तो अगर जिसने आना भी है तो गाइड अच्छा करें उसे। हम अगर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं इसी वजह से बैठे हैं, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत थी। इसी एग्जैक्टली। वजह से बैठे हैं कि लोगों को गाइडेंस पता चले कि क्या खर्चा होता है। सही सही। मैं बिल्कुल समझ गया हामिद भाई, ये हामिद भाई का आपने ओपिनियन लिया, इनकी सजेशन ली, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप आते हैं, ठीक है, और आपका प्लान है कि आपने 1 साल का यहाँ पे रेजिडेंट परमिट लेना है, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ जिस तरह से आपने उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपने एक रेंट पे प्रॉपर्टी लेनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो प्रॉपर्टी 1+1 ले रहे हैं, यानी वन बेडरूम होता है और 1 हॉल होता है, या 2+1 ले रहे हैं, 2 बेडरूम होते हैं 1 हॉल होता है, ठीक है, या 3+1 ले रहे हैं, 3 बेडरूम होते हैं और 1 हॉल होता है। और ये मैं आपको जो प्राइसेस अभी बताऊंगा ये विदाउट फर्निश्ड है, मतलब इसमें फर्नीचर नहीं होगा, इसमें खाली रूम है, ठीक है। तो अब जो 1+1 है, अभी करंट जो प्राइसेस चल रही हैं तुर्की में सितंबर 2020 में, आपको 1+1 मिनिमम आपको 1100 से 1500 तक मिलेगा। 2+1 आपको यहाँ पे 1500 से 2000 तक मिलेगा, ठीक है। 3+1 आपको तकरीबन 2000 से लेकर तकरीबन 3500 तक रेंज आती है। अब ये मैं प्राइसेस आपको बता रहा हूँ इस्तांबुल यूरोप साइड जो है, और इसमें जो मेन एरिया है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ईस्टर्न योट, बेलिकुडुजो, अफजलार और ये जो आसपास के एरिया हैं ये इसमें आते हैं। सबसे पहले आप एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर उसको यहाँ पे इनका गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट कह लें एक नोटरी सिस्टम है कि वो डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये आया, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं। और उस डॉक्यूमेंट जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपका 1 साल का, उसमें आपने उसको नोटर करवाना है। अब जब नोटर करवाने जाएंगे तो वहाँ पे अभी 297 तुर्क लीरा फीस है उसकी, या अभी अगर ज़्यादा भी हो गई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 350 तुर्क लीरा हो गई होगी, इससे ऊपर नहीं है फीस उसको नोटराइज करवाने का, और वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अब रेंट का जो मैं आपको बताता हूँ कि तरीकाकार क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट ओनर से आपको अगर अपार्टमेंट मिल जाता है तो वो आपसे एक रेंट सेम मंथ का लेगा जो आप जिस मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक रेंट एडवांस लेगा, ठीक है। अब इसी तरह कुछ ओनर हैं वो कहते हैं उसको दो रेंट एडवांस चाहिए होते हैं जो आपको रिफंड हो जाते हैं एक साल बाद, और एक रेंट आपको उसी मंथ का देना है जिस मंथ से आप रहना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए डायरेक्ट ओनर के साथ। अगर आप रियल स्टेट की तरफ जाते हैं तो रियल स्टेट में बस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ये होती है कि आपको रियल स्टेट का एक रेंट देना होता है। तो मतलब टोटल आपको या तो 3 रेंट देने पड़ेंगे, या 2 रेंट देने पड़ेंगे, या 4 रेंट देने पड़ेंगे। ये असल में डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डील की तरफ जाते हैं। ये रियल स्टेट से मिलता है या ओनर से मिलता है, इस तरह का सीन होता है। ये आपको मैंने रेंट का सारा सिनेरियो बता दिया। अब हामिद भाई से पूछते हैं कि हामिद भाई ने रेंट का अपार्टमेंट कैसे हासिल किया, टोटल आपको प्रोसीजर बताएंगे। आपने कैसे रेंट पे अपार्टमेंट कैसे फाइंड आउट किया? या जैसे हम इधर लैंड किए तो हम उधर टैक्सी से आए, ठीक है। होटल बुक किए हुए थे। ठीक है। ये अदनान भाई और फरहान भाई है, इन्होंने होटल बुक किया हुआ था मेरा। ठीक है। फ्रेंड्स है मेरे, ठीक है। इधर होटल में है, इन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी उधर। उसके बाद हमने साहिब दीन पे रेंट वो फाइंड किया, तो हमें मिल गया विद इन 3-5 डेज में मिल गया था हमें। एग्जैक्टली। तो आफ्टर 5 डेज हम शिफ्ट हो गए उधर। उसके बाद इजी डॉक्यूमेंट्स लेके सारा टीआरसी अप्लाई कर दिया जैसे मतलब आपको आपको बताया। आपको क्या डील मिली थी? आपने मतलब एडवांस कितना पे किया आपने? एडवांस वही 2 डिपॉजिट पे किए ठीक जो है। ओनर था। ठीक है। उसके बाद रेंट पे किया जो सेम मंथ का, जिस मंथ से सेम आप मंथ स्टार्ट का हो रहे थे। सेम मंथ ठीक का है। रेंट पे किया ठीक और है। शिफ्ट हो गए बस। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ अभी हामिद भाई ने एक जिक्र किया साहिब दीन। यहाँ पे वेबसाइट है sahibeddin.com, जहाँ पे आपको यूज़ आइटम मिल जाती हैं, रियल स्टेट का सारी डिटेल मिल जाती है, जो अपार्टमेंट अवेलेबल होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर OLX है, दुबई के अंदर डूबिज़ल है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे साहिबेद्दीन। तो यहाँ पे आपको यूज़ अपार्टमेंट अगर आपको चाहिए तो वो इंग्लिश में भी होता है, उसको फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। आराम से आप सर्च कर सकते हैं कि आपको किस तरह का अपार्टमेंट चाहिए, डायरेक्ट ओनर से चाहिए या रियल स्टेट से चाहिए। तो ये ऐसे ही है। हामिद भाई का ये एक्सपीरियंस था, इनको ये एक अपार्टमेंट मिल गया। अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं कि उसके बाद जब अपार्टमेंट आपको मिल जाता है और उसको आप नोटर करवा लेते हैं, तो उसके बाद आपका स्टेप होता है कि आपने इंश्योरेंस करवानी होती है। अब इंश्योरेंस यहाँ पे डेफिनेटली हर कंट्री में डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी है। अब हर इंश्योरेंस कंपनी की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। आपने क्योंकि आप एक साल का वर्क परमिट यहाँ पे TRC सबमिट कर रहे हैं, तो एक साल का आपको इंश्योरेंस बनाना होता है। अब उस इंश्योरेंस में एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जहाँ पे यहाँ के एजेंट या पाकिस्तान से जो भेजते हैं लोग, वो एक कस्टमर का माइंड प्रिपेयर कर देते हैं ताकि वो उतने ही पैसे पे करे जितने उसके माइंड में डाले गए हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जब आप आपके TRC डालते हैं तो लेट्स सपोज एक 4 बंदों की फैमिली में जो 2 अडल्ट हैं, जो मियाँ बीवी हैं, सिर्फ उनकी इंश्योरेंस पे करनी होती है, बच्चों की इंश्योरेंस नहीं होती। बच्चों की इंश्योरेंस नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बच्चों का मेडिकल फ्री होता है, और या तो वो लिंक होता है पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पे बच्चों की इंश्योरेंस नहीं होती है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि वो इंश्योरेंस चाहिए होती है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे भी बच्चे हैं, कोई इंश्योरेंस नहीं पे की, इनके भी बच्चे हैं, कोई इंश्योरेंस पे नहीं की, ठीक है। सिर्फ अडल्ट्स की इंश्योरेंस लगती है, सिर्फ बच्चों की एडल्ट नहीं की, लगती। बच्चों की नहीं लगती, ठीक है। और आप बताएं कि आपने कितने पैसे पे किए। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ पहले कि वो उसकी रेंज क्या है। आपको 100 तुर्क लीरा से लेकर, डिफरेंट डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी चाहिए, 300 तुर्क लीरा तक की आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। तो हामिद भाई से पूछते हैं कि इन्होंने कितने पे किए थे। जी हामिद भाई? मैंने 100 लीरा पे किए हैं एक बंदे का, एक बंदे का। मतलब हस्बैंड वाइफ का मिला के 200 तुर्क लीरा आपने पे 200 किया। तुर्क लीरा पे किया है, तो इंश्योरेंस मिल गई है। इंश्योरेंस मिल गई, बच्चों का आपने पे किया? बच्चों का नहीं पे किया। बस सही है। तो ये हो गया इंश्योरेंस पार्ट। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तीसरे पार्ट में आपने क्या करना होता है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके और आपने अपॉइंटमेंट के लिए सबमिट करना होता है, ठीक है। अब उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपने, इनका एक लिंक है, वहाँ पे जाना है, आपने अपनी एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिल करनी है, ठीक है। और उसको वहाँ पे फिल करने के बाद वहीं पे सबमिट कर देना है। अगर आप 4 फैमिली मेम्बर हैं तो पहले आपने जस्ट डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद आपने उस फॉर्म से एग्ज़िट होकर
जब सारों की फिल कर लेंगे तो फिर जो एक फैमिली मेम्बर है जैसे हामिद भाई हैं, इनकी एप्लीकेशन पे दोबारा जाना है और फिर उसके बाद चारों को लिंक कर देना बंदों को और फिर अपॉइंटमेंट सबमिट कर देनी है। तो यहाँ पे असल में जो गवर्नमेंट है उसने हर इलाके में पॉइंट्स दिए हुए हैं कि उन जगह पे आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आपने अपना मतलब वो बतानी होती है कि किस इलाके में आप जाना चाहते हैं, किस इलाके से आप इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाने में। जो आपके करीब तरीन है वहाँ की लोकेशन सेट करें और उसको 4 फैमिली मेम्बर को एक ही उसमें डालें और अपॉइंटमेंट को आप सबमिट कर दें। तो ये इजी वे है। और इसके बाद अभी हामिद भाई की एक क्या कहते हैं, एक ओपिनियन ले लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कुछ हमें कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी है। आप उसमें क्या, सीधी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको अपनी सारी चीज़ों का पता है कि आप क्या हैं, क्या वही चीज़ें उसमें ऐड करनी है, दैट्स इट। उसमें कोई आपने नई चीज़ थोड़ी ऐड करनी है। इंश्योरेंस नंबर डालना है, अपने पासपोर्ट के नंबर, नेम, बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। ठीक है, सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन डालनी है। पेरेंट्स के नेम है पाकिस्तान में, जो पेरेंट्स हैं पाकिस्तान का एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस है, या कोई ऑफिस में जॉब करते हैं उसका एड्रेस, सिर्फ ये चीज़ें पूछते हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या पूछना है? जो आप हैं आपका वही पूछना है उन्होंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कोई ऐसी चीज़ जो फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप एकदम से ऐसे हो गए हो कि यार ये क्या चीज़ पूछ ली इन्होंने जो आपको पता ही नहीं है? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ऐसा पासवर्ड पूछ लिया हो जो आपको पता ही नहीं है? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। नहीं, कोई ऐसी चीज़ नाज़रीन शायद वो परेशान होते हैं ना यार, एजेंट को हायर करना है, पता नहीं क्या चीज़ है यार उसके अंदर। जो आपके पास है इन्होंने वही पूछना है। कोई भी कंट्री है वही चीज़ पूछती जो आप हैं बस। अगर ये अब हर इंसान, मैंने वही बात की कि कुछ हमारे जो एजेंट्स हैं डिफरेंट चीज़ें इधर उधर करके, नाम बदल के, पता नहीं क्या क्या होता है, आई डोंट नो। क्योंकि मैंने कभी ये काम ना किया और ना मैं किसी को कहूँगा कि ये काम करें। जो आप हैं वही रहें, ना कि बदलने की कोशिश करें अपने आप को। तो वही उसमें ऐड करें। फॉर्म फिल कोई भी करेंगे, जो आपका है वही फिल होना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अच्छा, और जो है मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पे जब आप आते हैं तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि यहाँ पे किमलिक डालने के लिए मैं आपको बड़ी एक एग्जांपल देता हूँ, ये बिल्कुल ट्रू है। मुझे कल ही शाम में एक कॉल आई एक रेफरेंस से, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान से यहाँ मूव होना चाह रहे हैं। अब शायद वो किसी एजेंट से ऑलरेडी बात कर चुके हुए थे, लेकिन उन्हें कल ही पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो वो कह रहे थे, कहते कि ना यार मेरे लिए मैंने टीआरसी सबमिट करनी है और मेरे लिए लॉयर ढूंढ देंगे आप? तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा लॉयर तो चाहिए ही नहीं इस चीज़ के लिए। मतलब लॉयर क्यों? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको ये किसने कहा है, मतलब क्यों लॉयर क्यों चाहिए आपको? तो कहते यार मैंने एक आदमी से बात की, उसने कहा मुझे लॉयर चाहिए टीआरसी डालने के लिए। तो मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा यार देखें, अब वो पाकिस्तानी था कोई जिसने उसको गलत गाइड किया। पाकिस्तान मतलब लॉयर चाहिए ही नहीं। अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, देखें यहाँ पे लॉयर टीआरसी के लिए चाहिए ही नहीं होता यहाँ पे। और कोई ऐसी कहानी नहीं है, कोई लॉयर नहीं चाहिए। हामिद भाई ने आपको सब बता दिया कि आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि आपको किसी ने कहा हो या तुर्की गवर्नमेंट ने बोला आपको मुझे लॉयर ला के दो, कोई ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए आपको। हाँ, आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत है। एग्जैक्टली जैसे कि फरहान भाई बता रहे थे। हम ये हामिद भाई को अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ये सेशन में कि बिज़नेस सेटअप करने के क्या तरीक़ेकार हैं, आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं, लेकिन वो भी लॉयर नहीं होते। लेकिन वो मैं आपको सब बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अच्छा देखें, अब हामिद भाई ने फॉर्म फिल किया, आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि उस पर फ़ीस कितनी मेंशन हुई हुई है? मतलब अडल्ट की बताएं और बच्चे की भी बताएं मुझे कि फ़ीस क्या मेंशन हुई है। जो याद है 705 लीरा बन रहे थे टोटल फीस। ठीक है। और अडल्ट की और बच्चों की 300 से 400 फीस है बस। ठीक है, मैं बच्चों की इतनी ब्रेकअप बता देता हूँ इसकी। हम जो है ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा फिगर, लेकिन अडल्ट की फिगर इतना ही है, 300 से 400 बच्चों का और 700 तकरीबन 750 अडल्ट का है। 600 यही फिगर है, 750 तक है। 50 ऊपर लगा लें। और इतनी फीस है टोटल जो गवर्नमेंट चार्ज करेगी आपसे टीआरसी लेने के लिए, जो आपके फॉर्म पे मेंशन है। अभी के लिए हमें इजाज़त दें।
चलें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद बताते हैं बिजनेस का। चलें, बस सही है, चलें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड कलर का बटन है ऐसे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।